हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं। ठीक है, वैसे तो जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि जब से हमें कुछ चीजों की समझ आने लगी, जैसे सिक्स से हमें क्या है, जब हम एसएस पढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ चीजों की समझ आने लग जाती है। तो हमने एक किसी चैप्टर में पढ़ा कि भारत क्या एक बहुत विशाल देश है, इसमें तरह तरह की जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा गो थ्रू तो हम वहीं पे ही हो गए थे कि विभिन्नता जो शब्द है, डिफरेंसेस जो शब्द है, उसका क्या मीन है। बट आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, कि एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन से कैसे अलग है, दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं। पर उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और हम डिटेल में जाना चाहेंगे कि जैसे हम अब नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो हमारी प्रकृति ने हमें दो भागों में बांट रखा है कि सजीव और निर्जीव। सजीव कौन से हैं? जो सांस ले पा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ठीक है। और निर्जीव जो वस्तुएं हैं वो क्या है हमारी निर्जीव में। अब देखो, निर्जीव में भी अगर मैं बात करूं किसी पहाड़ की, तो पहाड़ों में भी देखो कितनी तरह की विभिन्नता पाई जाती है। कोई पहाड़ कैसा है, कोई पहाड़ कैसा है। मिट्टी की मैं बात करूं कि हमने एसएस में चैप्टर भी पढ़ा है कि जो मृदा है वो कितनी तरह की है, दोमट है, काली है, लाल है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सजीवों की बात करूं तो सजीवों में भी कितनी विभिन्नताएं पाई जाती है। कुत्ते की जाति की मैं बात करूं तो उसमें भी आप देखोगे कि इतनी कैटेगरी जो है वो कुत्तों की है। तो ये तो ही सजीव और निर्जीव की विभिन्नताओं की बात। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत, मतलब कि जो इसका रिलेशन है वो किससे होगा? एक इंसान से होगा, एक मानव से होगा, एक बच्चे से होगा। कि एक बच्चा है वो किसी दूसरे बच्चे से अलग है, किस तरह से अलग है, क्यों अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें? आज की हमारे चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी कि औसत समूह के मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिक भेद कह देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें बस इतना ही क्लियर होना चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नता जो शब्द है उसका मीन क्या है, क्योंकि अनगिनत जो डेफिनेशंस हैं वो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। बट हमें क्या क्लियर होना चाहिए? हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्यक्तिगत जो विभिन्नता है वो क्या होती है। अगर हमें ये इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, फिर किसी ने कोई भी डेफिनेशन दी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चैप्टर में से ऐसा नहीं है कि आपको कोई डेफिनेशन दे के पूछा जाएगा पर्टिकुलर कि ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि किसी पर्सन में जरूरी नहीं कि शारीरिक ही विभिन्नता हो, कि अगर कोई इंसान एक फिजिकल अपीयरेंस में अलग है किसी दूसरे इंसान से तो वो व्यक्तिगत भिन्नता है। देखो, भिन्नता किसी भी तरह की हो सकती है। अब क्लास में एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, एक थोड़ा सा एवरेज है, एक बिल्कुल ही क्या है, नालायक बच्चा है, कमजोर विद्यार्थी है। तो ये भी तो क्या है, एक विभिन्नता ही है। तो ये क्या है, एक मानसिक विभिन्नता है, उनकी बुद्धि से रिलेटेड जो है ये डिफरेंसेस जो है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो कितनी तरह की होती है। सबसे पहली है शारीरिक, मतलब फिजिकल। सबसे पहली जो है वो है शारीरिक, फिजिकल डिफरेंसेस। सेकेंड वन इज मानसिक, मेंटल। नैतिक, मोरल। सामाजिक, सोशल। ठीक है, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, मेंटल भी बोल देते हैं जिसे हम, इसका हम ब्रैकेट में हम ये भी लिख सकते हैं, बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल। इसी का ही दूसरा नाम आ जाएगा क्योंकि ये बुद्धि से ही रिलेटेड है, तो इंटेलेक्चुअल। ठीक है, ये हो ही गया हमारा। फिर है धार्मिक, रिलीजियस,
सांस्कृतिक, कल्चरल, एक आदि होती रहेगी होगी, जैसे है भावात्मक या संवेदिक, इमोशनल, प्रजातीय, रेशियल। भावात्मक या संवेदिक, इमोशनल, धार्मिक, रिलीजन। धार्मिक तो हमारी होगी प्रजातीय, रेशियल। प्रजातीय, रेशियल, भावात्मक या संवेगात्मक, इमोशनल हम जिसको कह देते हैं। तो ये क्या है, हमारे अंदर पाई जाने वाली क्या है, विभिन्नताएं हैं। हम इनमें से किसी भी एक विभिन्नता से जो है किसी दूसरे इंसान से क्या है, भिन्न हो सकते हैं। जैसे मेरे लिए कोई चीज नैतिक है तो किसी और के लिए वो चीज क्या है, अनैतिक है। समाज को मैं किस नजरिए से देखती हूँ और कोई और पर्सन है वो क्या है, किसी और नजरिए से देखता है। मेरा धर्म कुछ है, किसी और का धर्म, ठीक है। अभी हम इसको वन लाइन में क्या है डिस्कस सभी को कर लेते हैं। सबसे पहले मैं करूँ शारीरिक विभिन्नता की, फिजिकल डिफरेंसेस की। तो इसमें मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें क्या कौन सी चीजें, हमारी वेट है, कलर है, हाइट है, ठीक है। मेरी हाइट क्या है, किसी से कम भी हो सकती है, किसी से ज्यादा भी है। तो ये क्या है मेरे फिजिकल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है मानसिक या बौद्धिक। अब देखो कोई बच्चा क्या है मुझसे क्लास में इंटेलिजेंट भी होगा और कोई बच्चा क्या है मुझसे क्लास में नालायक भी होगा। इवन की जो मेरी सिबलिंग है वो भी क्या है, मेरे जो माइंड है, मेरी जो बुद्धि है, हमारी भी तो भाई बहन की वो डिफर कर सकती है, ठीक है। फिर है नैतिक। नैतिक का सिर्फ जो नैतिकता है वो दो वर्ड से ही डिफाइन होती है, सही या गलत, अच्छाई या बुराई, ठीक है। हो सकता है कि अब कोई बात मुझे सही लगती है और वो बात किसी दूसरे को गलत लगती हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है देखो कि रावण जो था वो क्या था, राम के अगेंस्ट था, जबकि उसी का खुद का सगा भाई क्या था, भगवान श्री राम के साथ साथ था। तो दोनों भाइयों में देखो कितना डिफरेंस था कि एक इंसान किसी के लिए तो भगवान था और किसी के लिए क्या था, दुश्मन का काम कर रहा था। फिर है सामाजिक। सामाजिक वही कि मैं समाज को किस तरह से देखती हूँ कि कुछ लोग क्या है बहुत जल्दी किसी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, घुल मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको समाज का जो देखने का नजरिया है वो यही सोचते हैं कि हर इंसान क्या है, अच्छा है, फ्रैंक है बोलने के लिए। पर कुछ क्या है वे नहीं, इतनी जल्दी जो है दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो ये किस में आ जाएगा, सामाजिक विभिन्नताओं में आ जाएगा। धार्मिक। धार्मिक का तो ये पता ही है कि कितने धर्म हमारे भारत में है और हर धर्म को क्या है इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हमें भी क्या है एक धर्म की होने के बावजूद दूसरे धर्म का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, दूसरे धर्म का क्या है हमेशा सम्मान करना चाहिए। सांस्कृतिक जो विभिन्नता है, देखो हमारी कल्चर कुछ है, फॉरेन की कल्चर कुछ है, बट इसके बावजूद भी क्या है हमें एक दूसरे की जो संस्कृति है उसको सम्मान देना चाहिए। प्रजातीय विभिन्नता। प्रजातीय विभिन्नता क्या है कि एक जाति का दूसरी जाति से जो डिफरेंस है वो किसमें आ जाएगा, हमारा प्रजातीय विभिन्नता में। प्रजातीय में क्या, जैसे आदिकाल से जो चीजें चली जा रही हैं, आदिकाल के जो हम ये कह सकते हैं सबूत है हमें आज भी मिल जाते हैं, उनकी जो पीढ़ी है वो भी आज कहीं ना कहीं पाई जाती है। नेक्स्ट और लास्ट है भावात्मक संवेगात्मक। अब देखो कई बच्चे क्या होते हैं छोटी छोटी बात पे रो देते हैं और कई बच्चे क्या है उनको आप 10 थप्पड़ मार लो उनके कान पे जो नहीं रहेंगी, तो भी क्या है ये एक इमोशन है, ठीक है। यहाँ से एक अगर मैं क्वेश्चन पूछूं जो भावात्मक या संवेगात्मक हैं, जो भारतीय मनोवैज्ञानिकों की मैं बात करूं, इंडियन साइकोलॉजिस्ट की मैं अगर बात करूं, तो उनके अकॉर्डिंग एक मनुष्य के अंदर जो संवेग है उनकी संख्या 10 होती है, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रही हूं, मैंने कहा कि जो भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार एक मनुष्य के अंदर जो संवेगों की संख्या है वो कितनी है, 10। जबकि मैकडूगल, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैकडूगल ने जो संख्या बताई है संवेगों की वो कितनी बताई है, 14 बताई है, ठीक है। तो ये था हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक ओवरव्यू। इसमें से तो हमें पता है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम वो चीजें स्टार्ट करेंगे जहां से हमें होप है कि हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं।
अब मैं आपके सामने दो जो है वर्ड्स लिख रही हूँ, ठीक है। आपने उसको पहचानना है, समझना है, उसको याद रखना है। पहला है अंतर व्यक्तिक विभिन्नता, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अंतर व्यक्तिक विभिन्नता, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वर्ड जो है, ठीक है। देखो इंट्रा वर्ड जहां पे आ जाता है, ये जो है हम आगे जैसे कई थ्योरी सेट करेंगे वहां पे आपको इंट्रावर्ड से रूबरू होने का मौका मिलेगा, ठीक है। इंट्रावर्ड जहां पे भी आ जाता है, इंट्रावर्ड का होता है अपने आप से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड। जैसे मैं क्या है, खुद से कैसे रिलेट करती हूँ, वो क्या है अपने आप के लिए हम किसका यूज करेंगे, इंट्रा। अब देखो, अब आप ये सोचोगे कि मैं अपनी तुलना किससे करूंगी, किससे मतलब तुलना करने के बाद, क्योंकि हम अगर विभिन्नता शब्द यूज कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि मेरी जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं किसी से, कि मेरी हाइट है, मेरा वेट है, मेरा कलर, तो दैट मीन्स मैं कहीं ना कहीं किसी सेकंड पर्सन से अपना कंपैरिजन कर रही होंगी, तभी मैं कह रही हूँ कि उसकी हाइट जो है मुझसे ज्यादा है, मुझसे कम है, या मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है, फेयर है। दैट मीन्स क्या है, एक कंपैरिजन के बाद मैं रिजल्ट पे पहुंची हूँ। बट जो मैं इंट्रावर्ड आपको कह रही हूँ, इंट्रावर्ड तो मैं कह रही हूँ सिर्फ एक पर्सन, और वो एक पर्सन कौन है, खुद। कि खुद का मैं खुद से कंपैरिजन कैसे करूंगी, खुद का खुद से कंपैरिजन में क्या है, देखो अब एक इंसान है, हम जब हमने विकास का, डेवलपमेंट का चैप्टर किया था तो हमने पढ़ा था कि शारीरिक विकास जो है वो व्यक्ति को डिफाइन नहीं करता, परिभाषित नहीं करता। एक इंसान के अंदर बहुत सारे विकास होते हैं, उसका शारीरिक विकास है, मानसिक है, चारित्रिक है, ठीक है। तो इसी तरह कि सपोज करो कि मैं क्या है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, मुझे जो मेरे मार्क्स हैं बहुत अच्छे थे, बट मैं अदर साइड अपने देखूं तो मैं क्या हूँ, कल्चरल एक्टिविटीज में बिल्कुल जीरो हूँ। मुझे स्टेज होल्डिंग से डर लगता है, मुझे कोई भी कल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करने, डांस है या कोई सिंगिंग है, वो चीज करने में मुझे क्या लगता है, डर लगता है। तो इसमें क्या है कि किसी एक फील्ड में तो आप तेज हो, बट और अगर आपकी सेकंड साइड देखी जाए तो आप वहां पे बिल्कुल जीरो हो, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंट्रा इंडिविजुअल का। जब आप में खुद में ही भिन्नता पाई जाती है कि आप कहीं पे किसी मामले में तो बहुत एक्टिव हो, बट किसी मामले में क्या हो, बिल्कुल जीरो हो, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अंतर व्यक्ति का। जैसे सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको बता के फिर डिस्कस करती हूँ कि क्वेश्चन कैसा आएगा। नेक्स्ट है अंतर व्यक्तिक विविधता। देखो बिल्कुल छोटा सा ही डिफरेंस है, यहाँ पे अंतर है वो क्या रहेगा, अंतर। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखो ये वही कॉमन, जब आपकी तुलना किसी सेकंड पर्सन से की जाती है, आपकी योग्यता का जो तुलना है वो किसी और पर्सन के साथ किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि गीता और सीता क्या है, अलग अलग हैं, एक गोरी है और दूसरी क्या है, काली है। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल रहेगा वो किसका रहेगा, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। देखो थोड़े से ही क्या है, इंट्रा और इंटर, ठीक है। एस्टेट में तो इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था, पर वो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड था, वो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल था, ठीक है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन मोल्ड कर दिया जाए कि ऐसे पूछा जाए आपसे कि सपोज कीजिए एक व्यक्ति पढ़ने में काफी तेज है, परंतु कोई अमूक खेल खेलने जैसे फुटबॉल खेलने में उतना तेज नहीं है, तो इस तरह की जो विभिन्नता है ये किस प्रकार की है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बोथ या नन ऑफ दिस। तो इस तरह की जब आपकी तुलना खुद से की जा रही है और आप किसी मामले में बहुत तेज और दूसरे में नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगी, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब आपकी तुलना किसी और के साथ की जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इंटर इंडिविजुअल
आंतरिक डिफरेंसेस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वो डेफिनेशंस कह लो, ठीक है, तो ये हमें आने ही चाहिए। अब हम करेंगे कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ठीक है, उनके क्या क्या कारण हैं, कि जो ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं इनकी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इसको हमने दो भागों में बांटा है, पहला है आनुवंशिकता एवं व्यक्तिगत विभिन्नताएं और दूसरा है वातावरण एवं व्यक्तिगत भिन्नताएं। मतलब एक हेरिडिटी के कारण जो आ रही है अपने व्यक्तिगत विभिन्नताएं और दूसरी किसके करके आ रही है, एनवायरनमेंट करके। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का चैप्टर कल हमने बहुत अच्छे से किया है, बट फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स का कलर है बच्चों का वो आ जाता है। बट सपोज करो कि कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, मदर का कलर तो थोड़ा फेयर है, जबकि जो फादर है उनका जो कम्प्लेक्शन है वो थोड़ा डार्क है। तो एक बच्चा क्या है अपनी मदर पे जाता है तो उसका कलर क्या है, फेयर, बट जो उनका सेकंड चाइल्ड है वो किस पे जाता है, अपने फादर पे, इस करके उनका क्या है, जो सेकंड चाइल्ड का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क हो जाता है। अब देखो दोनों ही क्या है, एक ही पेरेंट्स की संतान में है, पर फिर भी उनमें क्या है, कलर कॉम्प्लेक्शन का डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स में जो है वो डिफरेंस है। तो ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है, ये जो डिफरेंस है, ये किसके करके आया है, इसमें आनुवंशिकता करके आया है, ठीक है, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था कि जो हेरिडिटी है उसकी जो पेरेंट्स के ट्रेट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के जो ट्रेट्स हैं, गुण हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, हस्तांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या है, बहुत सारे जो इसके पार्ट्स बनेंगे कि एनवायरनमेंट करके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। सबसे पहली जो है बालक के समय, जन्म के समय जो होता है, ठीक है, बालक पहला जो फैक्टर है, बालक के जन्म के समय। अब देखो कि क्या है, एक मदर प्रेग्नेंट है और उसका फर्स्ट चाइल्ड है, बट उस टाइम क्या है, वो किसी कोल्ड कंट्री में रह रही है, तो कोल्ड कंट्री में रहने वाले लोगों का कलर क्या है, फेयर होता है। तो उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका जो कलर रहता है वो क्या रहता है, फेयर रहता है। बट सेकेंड टाइम उसके हस्बैंड की ट्रांसफर हो जाती है और किसी वो हॉट कंट्री में चली जाती है, तो उसका सेकेंड जो बच्चा है, जो सेकेंड चाइल्ड है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एनवायरनमेंट, कि बालक को जो उसका एनवायरनमेंट मिलेगा वहां पे भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिर आते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां। सेकंड है हमारी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां। ऑब्वियसली देखो, अब कोई बच्चा है जिसकी पेरेंट्स हैं, अच्छी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, और उसकी अपोजिट क्या है, कोई एक ऐसा बच्चा है जिसकी क्या है, पेरेंट्स ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ठीक ठीक। अब वो जो अच्छी कंडीशन वाला बच्चा है वो क्या है, समाज को किसी और नजरिए से देखता है, कोई भी चीज खरीदने से पहले उसको सोचना नहीं पड़ता। पर वहीं पे जो मिडिल क्लास फैमिली से है वो क्या है, हर चीज को लेने से पहले क्या है, 2-3 बार सोच रहा है। और ऐसी ही जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, समाज की जो अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, लव मैरिज को गलत माना जाता है, जबकि फॉरेन की साइड में होती लव मैरिज, वहां अरेंज मैरिज जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो वो भी क्या एक समाज की परिस्थिति है। थर्ड वन जो इसका है पार्ट रहेगा, आयु एवं व्यक्तिगत भिन्नताएं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे भी क्या है, अब मैं सपोज 30 ईयर्स की हूँ, मेरा ब्रदर कितना 24 का है। अब हम दोनों की मेच्योरिटी लेवल में क्या है, डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेच्योरिटी भी क्या है, वैसे वैसे बढ़ती है। नेक्स्ट है परिपक्वता, मेच्योरिटी।
ऑब्वियसली परिपक्वता के कारण तो क्या है, बहुत विभिन्नताएं हैं। कि कहते हैं ना कि जो जैसे जैसे आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो सेकेंड चाइल्ड से कैसे सिंसियर होगा, ठीक है, क्योंकि जो सेकंड चाइल्ड है उसको फिर भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलती है उसके बड़े बहन भाई की। और नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है फिफ्थ, वो है लिंग का प्रभाव, कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उन पे लिंग का बहुत प्रभाव पड़ता है। कि स्त्रियां जो होती हैं, वो क्या है, ज्यादा इमोशनल होती है और हर बात पे जो है छोटा सी बात पे भी वो रो देती हैं, पर उन्होंने क्या है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता जो है वो ज्यादा होती है। और जो स्त्रियों का स्वभाव है वो चंचल होता है, पुरुषों का वो चंचल नहीं होता। फिर आता है प्रजाति का प्रभाव, कि पहाड़ी जो लोग हैं वो कुछ हैं, राजस्थानी लोग जो हैं वो कुछ हैं, प्रजाति का प्रभाव। फिर है संस्कृति का प्रभाव, कि हमारी कल्चर कुछ है और फॉरेन की कल्चर क्या है, कुछ और है। तो संस्कृति का भी क्या है, कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे हमारे फैक्टर थे। मैंने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दो कारण में बांटा, एक अनुवांशिकता और फिर वातावरण में ये सारी चीजें हमने इंक्लूड की थी। तो ये था व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। अब हम इसी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ठीक है, उसी के आधार पर हमने बच्चों को जो है वो बांटना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसके आधार पर मैंने बालकों को बांटा है, ठीक है। जैसे पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली गिफ्टेड चिल्ड्रन, बाल अपराधी, जुवेनाइल डिक्विलेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमस्टिक चिल्ड्रन, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि मेन जो क्वेश्चन था या तो वो पूछा जाता था इंटर इंडिविजुअल या फिर इंट्रा इंडिविजुअल, और जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन सेकंड जो है वो यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पिछड़े बालक एवं मानसिक रूप से मंदित बालक। पिछड़े बालक एवं मानसिक रूप से मंदित बालक, ठीक है। बैकवर्ड चिल्ड्रन जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम जो बालक का पिछड़ापन है उसको दो आधारों पे देख सकते हैं। सबसे पहला है बुद्धि के आधार पर और सेकंड है शैक्षिक उपलब्धता के आधार पर, ठीक है। कि एक बच्चा क्या है, बिल्कुल मेंटल रिटार्ड है, जबकि एक बच्चा क्या है, एजुकेशनली रिटार्ड है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि बालकों का जो पिछड़ापन है, बालकों का पिछड़ापन दो तरह से है। वो एक है बुद्धि के आधार पर और दूसरा है हमारा शिक्षा के आधार पर। तो इस चीज को लेके एक साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था बर्ट, BURT, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द बैकवर्ड चाइल्ड। क्या लिखी थी, किसने, बर्ट ने एक बुक लिखी थी द बैकवर्ड चाइल्ड। इस बुक में ही उन्होंने क्या है, एक फॉर्मूला डिवाइड किया था, जिसमें क्या था फॉर्मूला EQ। EQ का मतलब क्या है, एजुकेशनल कोशेंट। EQ इज इक्वल टू
EQ की पहले फुल फॉर्म लिख लेना, एजुकेशनल क्वोशिएंट, हिंदी में हम बोल देते हैं शैक्षिक लब्धि, ठीक है, इज इक्वल टू EA बाय CA इंटू 100। इंपॉर्टेंट है ये, EA बाय CA इंटू 100, वेयर EA इज एजुकेशनल एज, किसी पेपर में फुल फॉर्म पूछी गई थी, एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। एजुकेशनल एज मतलब शैक्षिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक आयु। चाहो तो हिंदी में लिख लो, बट इंग्लिश में इसको लिखना थोड़ा सा आसान रहेगा। शैक्षिक आयु और वास्तविक आयु। देखो यहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन राइज हो सकता है सबसे पहले कि जो EQ का है इनमें से कोई फुल फॉर्म पूछ सकता है, EQ, EA या CA की, ठीक है। फिर ये पूछ सकता है EQ का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया है, बर्ट ने। तो बर्ट ने किस बुक में जो है EQ का फॉर्मूला दिया है, तो उन्होंने बुक लिखी थी द बैकवर्ड चाइल्ड, उन्होंने इसका फॉर्मूला जो है उस बुक में दिया है, ठीक है। ये चीजें जो है छोटी छोटी सी हैं, आपको लगती है कि क्या मतलब इसको याद करना जरूरी नहीं है। अब अपना ही एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं तो मेरे स्टेप किया था 2015 या 16 में, उसमें MA की जो है वो एक फुल फॉर्म पूछी गई थी कि MA की, उस टाइम पे ऑप्शन सारे सही लग रहे होते, जबकि पता भी होता है कि MA का मतलब मेंटल एज है, बट फिर भी क्या है क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। तो जो फुल फॉर्म है ये भी हमें ध्यान होनी चाहिए। तो जो मंद रूप से जो ये बुद्धि के आधार पर या शिक्षा के आधार पर जो पिछड़े बालक हैं उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि होती है EQ है वो क्या है, सामान्य या फिर औसत से भी कम होती है। अब है कि पिछड़े बालकों के प्रकार, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक साइकोलॉजिस्ट थे शोनेल, क्या नाम था उनका, शोनेल। उन्होंने जो है पिछड़े बालक जो है वो 3 तरह के बताए थे। सबसे पहले है मंद बालक। मंद बालक मतलब डल चाइल्ड, जो क्या है ऐसे बालक जो एक कॉमन सी प्रोग्रेस जो ऑल ओवर सब्जेक्ट है उसमें भी क्या है प्रोग्रेस नहीं कर पाते, मंद बालक, डल चाइल्ड। कि जो नॉर्मल प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है सामान्य पिछड़े बालक या विशिष्ट रूप से पिछड़े बालक, जनरल या नॉर्मल बैकवर्ड चाइल्ड। सामान्य पिछड़े बालक, नॉर्मल बैकवर्ड चाइल्ड, and third is विशिष्ट पिछड़े बालक, स्पेसिफिक। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि शोनेल के अनुसार जो है वो मंदबुद्धि बालक के उन्होंने कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं, या फिर ऐसे दे देगा कि शोनेल के अनुसार जो पिछड़े बालकों का प्रकार नहीं है, मंद बालक, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक या फिर प्रतिभाशाली या सृजनशील बालक। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। मंद बालक तो मैंने आपको बता ही दिया कौन से होते हैं, जो नॉर्मल प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते। सामान्य क्या है, किस तरह के जो बच्चे हैं वो बौद्धिक रूप से तो क्या होते हैं, सामान्य होते हैं,
पर उनका जो पिछड़ेपन का कारण होता है वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे क्या है, कोई बच्चा है वो उसकी मतलब बुद्धि, उसका माइंड ठीक हुआ करता है, बट वो किसी घटना के कारण क्या है बहुत दिनों तक स्कूल से गायब रहा, नहीं आ पाया, तो क्या है नॉर्मली वो क्या है पीछे तो जाएगी इससे ना, क्योंकि उसका सिलेबस कवर नहीं हुआ। और विशिष्ट पिछड़े बालक क्या है, जो क्या बिल्कुल बुद्धि से ही पीछे रह गए हैं, मतलब कि जो सिलेबस है उनकी याददाश्त में क्या है वो किसी दो सब्जेक्ट में, अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, ऐसे मैं मंदबुद्धि की बात नहीं कर रही कि मैं मंदबुद्धि को, कि ऐसे बालक जो एक या दो सब्जेक्ट में बिल्कुल ही पीछे रह जाते हैं, बाकी वो लोग फिर भी ठीक है। अगर आपने प्राइमरी में अगर आपने कभी टीच किया है तो आपने इस चीज को बहुत बहुत नोट किया होगा कि प्राइमरी लेवल तक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि 3-4 सब्जेक्ट ठीक चल रहे हैं बट 2 में क्या है वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह के वो बालक है शोनेल के अनुसार वो किस में आते हैं, विशिष्ट पिछड़े बालक में। ठीक है, अब ये देखो कि अब ये तो हमने ओवरव्यू ले लिया कि पिछड़ा जो बालक है वो कैसा होता है, पर अब देखते हैं पिछड़े जो बालक है उनके कारण क्या क्या है कि कोई बच्चा जो है वो क्यों पिछड़ जाता है। हेडिंग रहेगी हमारी पिछड़ेपन के कारण, ये पिछड़े बालक के कारण। तो सबसे पहला जो कारण रहेगा वो रहेगा स्वास्थ्य। अब किसी बच्चे का क्या है कि वैसे वो बच्चा ठीक है, उसका मतलब माइंड अच्छा वर्क करता है, बट बच्चा बेचारा क्या है बीमार रहता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जहाँ पे बच्चों की हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहते हैं, पर उनके नॉर्मल क्या है, उनकी जो माइंड है वो अच्छा वर्क करता है, उनका ब्रेन, उनकी मेमोरी सब अच्छी है। नेक्स्ट है कोई शारीरिक रोग, उनको क्या है उनकी जैसे आंख में चोट लग गई, नेक्स्ट है निम्न बौद्धिक स्तर, कि बुद्धि का स्तर ही उनका क्या है बिल्कुल वो है, माइंड काम ही नहीं करता, निम्न बौद्धिक स्तर। पारिवारिक वातावरण सबसे इंपॉर्टेंट है कि परिवार में अगर लड़ाइयां रहती हैं तो बच्चा कहां से डेवलप होगा, आस पड़ोस, माता पिता की शिक्षा, अगर वो अशिक्षित हैं तो वो क्या एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। माता पिता की आदतें भी हो सकती हैं इसमें। तो हाँ, विद्यालय का जो वातावरण है बहुत इफेक्ट करता है बच्चे को। निर्धन परिवार, क्या है पापा बेचारे की थोड़ा बहुत कमा के आते हैं, वो भी क्या है किसी की बीमारी में लग जाता है, बच्चे के पास पढ़ने के पैसे नहीं है, तो ये सब चीजें ठीक है। अब है कि अगर एक बच्चा पिछड़ा है, ठीक है, तो उसको क्या क्या समस्याएं आएंगी, पिछड़े बालक की समस्याएं, ये कारण हो गए। अब हम करेंगे पिछड़े बालक की समस्याएं। पिछड़े बालकों की समस्याएं सबसे पहले होती है समायोजन की, एडजस्टमेंट की। बच्चा क्या है किसी के साथ भी इजीली एडजस्ट नहीं हो पाता। समायोजन की समस्या, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, कक्षा में साथियों के साथ, सिलेबस के साथ वो क्या है एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। फिर है प्रेरणात्मक समस्या,
मोटिवेशनल प्रॉब्लम, बच्चे में क्या है, कहीं ना कहीं हीन भावना आ जाती है। वो अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए है क्या है, सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पाता। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम्स। सेकंड है प्रेरणात्मक समस्याएं, मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स। बच्चा क्या है, खुद को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पाता। थर्ड है संवेगात्मक समस्या, इमोशनल प्रॉब्लम। बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसको किस संवेगों का जो प्रदर्शन है वो किस टाइम पे कर रहा है, उसको अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर रखना है, कब उसको पॉजिटिव रहना है, कब उसको नेगेटिव होना है। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल है इसके संवेग। रुचि समस्या, इंटरेस्ट प्रॉब्लम। अब क्या है, बच्चे को कंटिन्यू क्या है, अगर किसी सब्जेक्ट में असफलता मिलती जा रही है तो बच्चे का क्या है, उस सब्जेक्ट से बिल्कुल ही इंटरेस्ट उठ जाएगा, जैसे कि मेरा मैथ से। नेक्स्ट है निम्न शैक्षिक उपलब्धियां, लो एजुकेशनल अचीवमेंट्स। अब बच्चा क्या है, अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रहा, तो उसको क्या शिक्षा में सफलता मिलेगी, क्या उपलब्धि जो है वो हासिल करेगा, निराशावादी, पेसिमिस्ट। बस हर जगह से इसको क्या मिलेगी, निराशा ही मिलेगी, और वो क्या बन जाएगा, निराशावादी, पेसिमिस्ट। सेवंथ है प्रॉब्लम इसकी निम्न बुद्धि लब्धि, लो IQ, कितना देगा, 75 to 90। मिस्ड। अब IQ लेवल जो है बच्चे का रहेगा 75 to 90। ये नोट कर लो ताकि मेरा पर के एक दो है वो रहेगी। ठीक है, फिर है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट क्या होता है, जब बच्चा सिर्फ अपने आप में ही मस्त रहता है, उसको बाहर की दुनिया से कोई प्रॉब्लम मतलब कोई इंटरेक्शन ही नहीं होती, तो प्रॉब्लम क्या होगी, सिर्फ उसके लिए मैं ही क्या है पूरी दुनिया। तो उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा हो जाता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। नाइन्थ है, चलो बस इतनी ही बहुत है। आप अगर आपने पिछले बालकों की शिक्षा की ओर बढ़ना है, आपने उनको शिक्षा देनी है, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे, उनकी शिक्षा जो है वो कैसी होगी। अब क्या है, पिछड़े बालकों की शिक्षा। चलो सबसे पहले है हम दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उनको पढ़ाएंगे कि कोई भी चीज है, अगर हम अपने आप से ही रिलेट करके देखें कि हमें अपने रियल लाइफ से जुड़े जो एग्जाम्पल दिए जाएं, तो वो चीज क्या है हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। तो हम अगर ये चीज उन पे अप्लाई करेंगे तो ये भी सक्सेसफुल रहेगी, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें। सेकंड रहेगा इसका मूर्त वस्तुओं का उपयोग, जो चीजें क्या है उसकी आंखों के सामने है, मूर्त वस्तुओं का प्रयोग। ठीक है, श्रव्य दृश्य, श्रव्य मतलब जिसको आप सुन सकते हो, दृश्य मतलब जिसको आप देख सकते हो, लाइक टीवी। उपकरणों का प्रयोग, क्योंकि वो क्या है इंटरेस्टिंग वे में अगर पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई में भी क्या है वो रुचि बढ़ेगी। नेक्स्ट है
शैक्षिक व व्यवसायिक निर्देशन, ऐसी शिक्षा उनको प्रदान करो जो उनको व्यवसाय की ओर ले जाए। ठीक है, अगर वो अपना व्यवसाय की ओर बढ़ेंगे, बिजी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं से वो क्या अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। उनके लिए जो पाठ्यक्रम है वो भी कैसा होना चाहिए, सरल और रुचिपूर्ण होना चाहिए। और उनके लिए जो शिक्षण विधियां होनी चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सरल शिक्षण विधियां। ठीक है, और है उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए, एक थोड़ा सामान्य से हटके होनी चाहिए। विशिष्ट कक्षा का प्रबंधन। नेक्स्ट है उनके लिए जो टीचर होने चाहिए वो ट्रेन होने चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए, वेल ट्रेन होने चाहिए। प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति। ठीक है, तो ये थी हमारे पिछड़े बालकों की जो शिक्षा का स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। और इसे हम चाहें तो एक दो पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि व्यक्तिगत उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए, समाज और परिवार का जो है सहानुभूतिपूर्ण, कि हाँ हम इसको ना अभी ऐसा बिहेव करना चाहिए कि कई लोग क्या है कि ऐसे बालों को देख के ना हीन भावना से देखते हैं, हमें उनके साथ हीन भावना के साथ देखना चाहिए, उनके साथ जो हमारा बिहेवियर है वो सिंपैथेटिक होना चाहिए कि हाँ एक्सेप्ट करना चाहिए चीजों को। और व्यक्तिगत उपचार की व्यवस्था स्कूल में जरूर होनी चाहिए कि कई बार क्या होता है कि बच्चा बैठे बैठे जैसे किसी को दौरे की प्रॉब्लम है, मतलब एक छोटी सी डिस्पेंसरी टाइप जो है वो स्कूल में होनी चाहिए। अब इससे जो कुछ रोग हैं जो जैसे इससे रिलेटेड जो पिछड़े बालक हैं, ठीक है, अब उसके हम क्या है, चलो कर ही लेते हैं मेरे साथ के साथ। एक मिनट, चलो अब हेडिंग डालो मानसिक मंदित बालक, मतलब जो पिछड़े रोग जैसे किसी को कोई बीमारी है, इससे हम रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस बीमारी में क्या है। वैसे ही आता तो नहीं एग्जाम में, फिर भी क्या है हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है मंगोलिज्म, सबसे पहला जो रोग है वो है मंगोलिज्म। मंगोलिज्म देखो जो इस रोग में है वो क्या है, इसमें मानसिक दुर्बलता क्या रहती है, सर्वाधिक होती है। जो मंगोलिज्म का पेशेंट होगा, ठीक है, इसकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनमें थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, और जो पिट्यूटरी पीयूष जो ग्रंथि है वो भी क्या है, मंद गति से काम करती है। तो इनकी जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 47 होती है। वैसे नॉर्मली हमारी क्या है 46 है, बट इसमें क्या है 47। देखो पूछ सकते हैं कि किस बीमारी में जो है क्रोमोसोम्स की संख्या 46 की जगह 47 होती है, तो वो क्या होती है, मंगोलिज्म। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि नॉर्मल जो ह्यूमन है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कल हमने डिस्कस किए थे वो कितने होते हैं 46, बट इसमें क्या है 47 होते हैं। नेक्स्ट जो बीमारी है बोनापन क्रेटिनिज्म, बोनापन। ठीक है,
है, इस वर्ड से तो क्या है आप सारे परिचित ही है कि इसमें जो शारीरिक लंबाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी रहती है, 3 फीट की रहती है। और इसके लिए क्या है, जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि है, उसकी अनियमितता से इस मानसिक दुर्बलता के लक्षण उत्पन्न होते हैं और इसे हाइपोथायरिज्म, ठीक है, हाइपोथायरिडिज्म भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, तो इसको इसलिए हाइपोथायरिडिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली सिफेली से कुछ याद आ रहा होगा आपको, हमने विकास का सिद्धांत पढ़ा था सिफेकॉइडल, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये जो इसमें बालक के सिर का आकार क्या है वो छोटा रहता है, मतलब उसकी जो परिधि है वो 17 इंच रहती है, माइक्रोसिफेली। इंग्लिश में भी इसको यही बोला जाता है। इसमें क्या है, सिर छोटा रहता है और उसकी जो परिधि है वो कितनी रहती है, 17 इंच। इसमें जो हाइट है वो रहेगी मैक्सिमम 3 फीट। और इसमें क्या था, मंगोलिज्म में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कितने होते हैं, 46 की जगह 47 रहते हैं। वो जो डिजीज है वो पढ़ रहे हैं वो है हाइड्रोसिफेली, ठीक है। वो माइक्रोसिफेली था, ये क्या हाइड्रोसिफेली। इसमें क्या है कि नॉर्मल से ज्यादा जो है सिर का आकार हो जाता है, इसकी परिधि रहती है 28 इंच, वो माइक्रो था, ये क्या है हाइड्रोसिफेली। हाइड्रोसिफेली इसमें जो सिर है वो बड़ा रहता है और उसकी जो परिधि है वो कितनी रहती है, 28 इंच। फिफ्थ है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या है, जो हमारा 23rd क्रोमोसोम है, ठीक है, वो क्या रहता है, जैसे पेयर आपको पता ही है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि XX या फिर XY होता है। इनका जो ये वाला क्रोमोसोम है ये एब्सेंट रहता है, X0 ही रहेगा क्योंकि ना तो यहाँ पे X है ना यहाँ पे Y है। तो इस बीमारी का नाम है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर संलक्षण। इसमें क्या है, ये X0 रहेगा, ठीक है। फिर है इसी से रिलेटेड एक और है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या है, 3 क्रोमोसोम्स होते हैं, वैसे नॉर्मल क्या है हमारे 2, पर इसमें क्या देंगे 3। नाम है इसका क्लाइनफेल्टर। इंग्लिश में भी ऐसा ही लिखा हुआ होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें XXY या फिर XXX मिलेगा आपको। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेयर में होते हैं वो क्या मिलेंगे आपको, 3 मिलेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर था वो यहीं पे ही कंप्लीट हुआ। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का नहीं, ये पिछड़े बालक का जो कंसेप्ट था, ठीक है, वो यहाँ पे ही कंप्लीट हुआ। कल से फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रतिभाशाली बालक के चैप्टर के साथ या सृजनशील, ठीक है। मतलब ये नहीं कि दोनों एक हैं, दोनों अलग अलग हैं, वो कल डिसाइड करेंगे कि हम किस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।